इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 7। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम सेल विभव पढ़ेंगे कि सेल विभव क्या है, ठीक है। आपका विभवांतर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको कहते हैं, आज इन सब बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखना भाई, समझना सबसे पहले डैनियल सेल आप पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको पढ़ा दिया है। देखना भाई, थोड़ा ध्यान देना। हुआ क्या है, आपके पास एक सेल है, एक बीकर लिया है आपने, उसमें आपने सॉल्यूशन भरा है। ये सॉल्यूशन सपोज आपका ZnSO4 है, ठीक है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। और इसके अंदर जो आपने रॉड डाली है वो किसकी रॉड है? जिंक की रॉड है। यही बात की थी भाई हमने, डैनियल सेल पढ़ा था सॉरी। अब देखना होगा क्या, यहां पर आपको पता है कि यहां पर जो जिंक का रॉड है या जिंक जो मेटल है उसकी टेंडेंसी क्या है भाई? उसकी टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने की। यानी यहां जिंक की रॉड का क्या होता है भाई? ऑक्सीडेशन होता है। जो जिंक है उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा कि जिंक से जो आपका Zn आयन है, जो Zn आयन है वो टूट टूट कर क्या बनाएगा? Zn2+ बनाएगा, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा भाई, ठीक है। यहां से क्या हो रहा है? यहां से सॉल्यूशन के अंदर कौन आ रहा है? Zn2+। यानी इस रॉड के अंदर से रॉड टूट टूट कर आ रही है, आपकी Zn2+ बना रही है। ये रॉड टूट कर आई और आपकी क्या बनाया? Zn2+ बनाया। तो 2+ बनाया तो साथ में 2 इलेक्ट्रॉनों को भी क्या है? इलेक्ट्रोड पर छोड़ देगी, ठीक है। तो यहां ने इसने क्या किया है? Zn2+ ने इलेक्ट्रॉनों को रोड पर छोड़ दिया है। तो आगे कहानी क्या होगी इसके अंदर Zn2+ आता जा रहा है। तो आता जा रहा है तो क्या होगा? सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव आयन बढ़ रहे हैं। सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव जो आयन है वो आपके बढ़ रहे हैं। और मेटल पर कौन है भाई? माइनस चार्ज। यानी यहां पर चार्ज का क्या हो चुका है? सेपरेशन। आवेश का क्या हो चुका है? विभाजन। तो ये बात आप याद कर लेना, ये बात नोट करना कि जहां भी चार्ज का सेपरेशन होगा, आवेश का विभाजन होगा, वहां पर आपका क्या जनरेट होगा भाई? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कहां क्या जनरेट होगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पोटेंशियल को हिंदी में क्या बोलते हैं? विभव। तो कहने का मतलब जहां भी चार्ज का सेपरेशन हो, आवेश का विभाजन हो, तो ये बात अंडरस्टूड है कि जहां चार्ज का सेपरेशन होगा वहां इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव जनरेट होगा, ठीक है। अब ये विभव क्या है इसको भी थोड़ा सा समझ लो भाई, ठीक है। विभव क्या है? आपको जनरली ये बात लिखनी नहीं है, जस्ट समझने के लिए। विभव क्या है भाई आपका? कि आवेश को किसी बिंदु तक ले जाने के, आवेश को किसी बिंदु तक ले जाने के लिए सेल द्वारा किया गया कार्य ही क्या है भाई? विभव है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमको आवेश 1 कूलम आवेश को ले जाने के लिए हमको W कार्य करना पड़ा, तो जो विभव आएगा, जो सेल का विभव आएगा वो क्या आएगा? W/Q। W/Q, क्योंकि वर्क बराबर क्या होता है भाई? E/Q, पोटेंशियल इंटू चार्ज। तो आपको पता है यहां से E बराबर क्या आ जाएगा? W/Q आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि कार्य की जो यूनिट होती है, अगर हम इसकी सेल पोटेंशियल की अगर यूनिट निकालें तो कार्य आपको पता है किसमें होता है? जूल में। और आवेश किसमें होता है? कूलाम में। तो आप कह सकते हो जूल पर कूलाम होगा। और जूल पर कूलाम किसके बराबर होता है? वोल्ट के बराबर। तो जैसी करनी वैसी, समझ गए? जूल बटा कूलाम किसके बराबर होगा? वोल्ट के बराबर। तो जहां भी पोटेंशियल की बात आएगी वहां यूनिट किसकी आएगी? आपकी वोल्ट की आएगी, ठीक है ना। ये बात जनरली बस आपको समझाने के लिए थी, ठीक है भाई। आगे देखो, तो पोटेंशियल आप समझ गए। चार्ज को आपको ले जाना है किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो वहां जो कार्य करना पड़ेगा सेल के द्वारा उसी को क्या बोलते हैं? विभव, ठीक है ना। और आपको पता है कि करंट जनरली फ्लो होता है तो कहां से होता है भाई? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, ठीक है ना। जो जाहिर सी बात है, अगर मैं बोलूं कि मैंने बीकर में पानी भर रखा है, इस दूसरे बीकर में भी, और यहां पर हमने पिस्टन लगा रखा है, सपोज यहां भी आपने पिस्टन लगा रखा है, और यहां पर एक हमने होल कर रखा है, एक छेद कर रखा है, ठीक है। इधर भी पानी है आपका और इधर मान के चलो कम पानी है, ठीक है ना। या आपका पानी का लेवल कुछ भी है, ठीक है। यहां पर हम उतना ही फोर्स लगा रहे हैं, यहां पर हम उतना ही फोर्स लगा रहे हैं, तो आपको पता है पानी कहीं नहीं जाएगा अगर दोनों जगह से बराबर प्रेशर आ रहा है। लेकिन मैं कहूं कि यहां से तो फोर्स आपका ज्यादा है, यहां फोर्स आपका कम है, तो आप क्या देखोगे कि इस होल में से यहां पानी आता जाएगा। कहने का मतलब यहां तो प्रेशर कैसा था आपका? हाई, और यहां प्रेशर कैसा था? लो। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आपका पानी आने लगा। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि आप स्प्रे लगाते हो तो हाई स्प्रे से आप
जैसे ही छिड़कते हो तो बाहर प्रेशर कम है, लो प्रेशर की तरफ क्या आता है भाई, आपकी गैसेस के मॉलिक्यूल्स आते हैं। सेम टू सेम उसी तरीके से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्या होता है भाई, चार्ज फ्लो करता है, ठीक है ना। अब बात यहां पर करते हैं, यहां पर हमने समझ लिया कि जब भी आवेश का विभाजन होगा, इस तरीके से देख लो, माइनस चार्ज आपका इलेक्ट्रोड पर आ रहा है और पॉजिटिव आपका सॉल्यूशन है, तो यहां पर चार्ज का क्या हो चुका है, विभाजन। तो जब भी आवेश का विभाजन होगा तो आपका इलेक्ट्रोड विभव जनरेट होगा। तो अगर आपसे इलेक्ट्रोड विभव की डेफिनेशन कोई पूछे तो क्या लिखोगे आप कि इलेक्ट्रोड, ये बात आप नोट कर लोगे, इलेक्ट्रोड व विलयन के मध्य, इलेक्ट्रोड व विलयन के मध्य आवेश विभाजन के कारण, चार्ज सेपरेशन के कारण, आवेश विभाजन के कारण वैद्युत विभव उत्पन्न होता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ठीक है भाई। जहां चार्ज सेपरेशन होगा, आवेश का विभाजन होगा, वहां पर आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होगा, ठीक है, उत्पन्न होगा। अब हो सकता है आपके जो मेटल है उसकी टेंडेंसी दो तरीके की हो सकती है। हो सकता है कि वो आपका मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा हो, ये भी हो सकता है कि वो मेटल आपका रिड्यूस हो रहा हो। कहने का मतलब उस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण भी हो सकता है, उसका अपचयन भी हो सकता है, दो कंडीशन हो सकती हैं। तो अगर आपके मेटल की टेंडेंसी, अगर आपके धातु की टेंडेंसी किसकी है, ऑक्सीकृत होने की है, तो इस पोटेंशियल को ही हम क्या नाम दे देंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या नाम दे देंगे इसको, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और हिंदी में बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीकरण विभव। क्योंकि हमको पता है यहां साफ साफ कि जो आपका इलेक्ट्रोड है, जो आपका मेटल है, उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो इसी को नाम क्या दे देंगे, ऑक्सीकरण विभव। और अगर दूसरी बात ले लेते हैं, एक और मेटल, एक और बीकर बना लेते हैं, और आपको पता है अब आपने कौन सा सॉल्यूशन ले लिया, डेनियल सेल के अकॉर्डिंग आपने सॉल्यूशन ले लिया कॉपर सल्फेट का, CuSO4 का, ठीक है। तो क्या होगा, हाँ भाई चलो बात करते हैं आगे की। थोड़ा डिस्टर्बेंस, बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस, जिसकी वजह से वीडियो थोड़ी सी आपकी पॉज की गई। चलो भाई आगे चलते हैं। हाँ, क्या बात कर रहा था मैं कि अब आपका जो अगला जो बीकर है उसमें आपने क्या लिया है, CuSO4 का सॉल्यूशन, और साथ में आपने इसमें क्या डाल दिया भाई, एक रॉड। और वो रॉड किसकी है, रॉड किसकी है भाई, आपकी कॉपर की रॉड है, ठीक है। तो होगा क्या, आपको पता है कि यहाँ पर जो कॉपर है, जो धातु है, उसकी जो प्रकृति है, उसकी कैसी प्रकृति है भाई, अपचयित होने की। यानी यहां पर धातु का क्या होगा, अपचयन होगा। अपचयन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, ठीक है। तो होगा क्या यहां से कि जो कॉपर 2+ आयन थे, CuSO4 है तो आपको पता है कॉपर 2+ होंगे, SO4 2- होगा। तो Cu2+ आयन इस मेटल से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इस पर चिपक जाएंगे। Cu2+ आयन इस इलेक्ट्रोड पर क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए, ठीक है ना भाई। तो यहां पर होगा क्या कि जब इससे ये पॉजिटिव जो आयन है वो आपके इलेक्ट्रोड पर चिपक रहे हैं, तो सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा कौन से आयन बचेंगे, सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा आपके बचेंगे नेगेटिव आयन, SO4 2- ही बचेगा इसके अंदर, तो ठीक है ना। क्योंकि सारे जो कॉपर हैं वो तो किस पर जाके चिपक रहे हैं, मेटल पर चिपक रहे हैं। और मेटल से इलेक्ट्रॉनों को ले लिया, क्योंकि मेटल की तो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की। तो जब मेटल से इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाएगा, इसके ऊपर भाई पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। दूसरे मार्कर से अपन दिखा देते हैं, एक सेकेंड, चलो ब्लैक वाला यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस मेटल से इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इस मेटल के ऊपर कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा। तो यहां देखो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेशन हो गया, आवेश का विभाजन हो गया। तो आवेश का विभाजन होते ही आप एक बात समझ गए, यहां पर कौन सा फिनोमेना डेवलप हो जाएगा, इलेक्ट्रोड विभव यहां पर जनरेट हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यहां पर अब आप समझोगे कि यहां जो विभव जो जनरेट हुआ है उसका हम नाम क्या देंगे, उसका हम नाम देंगे अपचयन विभव। क्या नाम देंगे उसको हम, अपचयन विभव, ठीक है। तो अब हुआ ये कि आपके मान के चलो दो अलग अलग आदमी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है ना। तो अलग अलग आदमियों ने एक्सपेरिमेंट जब किया तो एक सपोज हम समझ लेते हैं ए पर्सन है और दूसरा पर्सन बी है। तो जब ए ने एक्सपेरिमेंट किया तो ए ने एक्सपेरिमेंट करके क्या देखा भाई, जो मेरा जो पोटेंशियल आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, 0.76। और जब दूसरे बी ने जो पोटेंशियल निकाला वो उसका कितना निकल के आया, -7.6,
ठीक है, -0.76, ठीक है। तो यहां पर कंफ्यूजन हुआ कि क्या भाई हमारा पोटेंशियल जो हमने एक्सपेरिमेंट किया वो गलत आए हैं। तो आपके जो IUPAC है ना, उसने बोला रीजन भाई कि गलत नहीं है। फर्क कितना है कि एक जगह तो आपने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाला होगा और एक जगह आपने रिडक्शन पोटेंशियल निकाला है। रिडक्शन का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, आपको पता है, ठीक है ना, कि रिडक्शन का मतलब आपका इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है और ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन आपने क्या किए हैं, लूज किए हैं, ठीक है। एक तरीके से और याद रख सकते हो आप कि जब Zn2+ से Zn बने मतलब क्या हो रहा है, अपचयन। जब ऑक्सीडेशन नंबर घटे तो क्या हो रहा है, अपचयन। और आपको जब बोले कि Zn से Zn2+ बना, यानी जब ऑक्सीकरण अंक बढ़ा तो आप कह सकते हो क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, ठीक है। तो ऑक्सीकरण में आप कह सकते हो कि अंक बढ़ेंगे, ऑक्सीकरण अंक बढ़ेगा। अपचयन में कहोगे आप ऑक्सीकरण अंक घटेगा, क्योंकि कुछ नहीं है तो इसका ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। यहां से ये बात समझ गए। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें, तो जो रिडक्शन पोटेंशियल है, जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो माइनस होगा किसके, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के। सिर्फ जो अंतर होगा वो किसमें होगा, चार्ज में, ठीक है। अगर अपचयन विभव है तो ऑक्सीकरण विभव का क्या होगा, उल्टा होगा। यानी अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा। समझ में आ गई आपको बात, ठीक है। इससे एक आगे फॉर्मूला निकलेगा, इस वजह से ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है भाई। तो अब आपने कहानी पढ़ ली है पूरी की पूरी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। तो अब देखो, अगर हमको इसका पोटेंशियल निकालना हो, इस सेल का निकालना हो, तो हम इसका क्या निकाल लेंगे, अंतर निकाल लेंगे भाई, कि इसके पोटेंशियल और इसके पोटेंशियल में क्या अंतर आ रहा है, ठीक है ना। और उस अंतर को हम कैसे निकालेंगे, ई सेल जो हमारा होगा, जो इलेक्ट्रोड विभव होगा जो हमारे सेल का, वो क्या आएगा, दोनों का अंतर कर लो या दोनों का योग कर लो। ई कैथोड प्लस ई एनोड, ठीक है। एक तो ये जो फॉर्मूला है ना, इससे आपका जो क्वेश्चन है वो कभी गलत नहीं होगा भाई, ठीक है। लेकिन बुक में आपको इस तरीके का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां हमको पता है कि यहां जो हम पोटेंशियल ले रहे हैं ना भाई, वो कौन सा ले रहे हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले रहे हैं। और यहां जो हम पोटेंशियल ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ले रहे हैं। यानी यहां जो एनोड लिया है ना, उसका तो क्या लिया है आपने, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिया है, ऑक्सीकरण विभव लिया है। और यहां जो कैथोड आपने लिया है उसका कौन सा लिया है, रिडक्शन पोटेंशियल लिया है, अपचयन विभव लिया है। लेकिन IUPAC ने क्या बोला भाई कि आप हमेशा जो मेजर करोगे, जो ई सेल मेजर करोगे, जो सेल पोटेंशियल आप मेजर करोगे, उसको हमेशा आप किस में मेजर करोगे, रिडक्शन पोटेंशियल में। किसमें मेजर करोगे, रिडक्शन पोटेंशियल में मेजर करोगे। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो माइनस होता है, यानी उल्टा होता है चार्ज में किसका, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का, ठीक है। तो अगर हम यहां पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को चेंज करें रिडक्शन पोटेंशियल में, तो अगर ये प्लस है तो रिडक्शन पोटेंशियल कैसा होगा, माइनस का होगा, माइनस का होगा। अगर मैं बोलूं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो रिडक्शन पोटेंशियल किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यानी इस फॉर्मूले को अगर मैं यहां रखूं तो मैं ई नोट सेल क्या लिखूंगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। इसका मतलब क्या है कि यहां भी अब हमने रिडक्शन पोटेंशियल लिया है और यहां भी अब हमने कौन सा पोटेंशियल लिया है, रिडक्शन पोटेंशियल लिया है। और ये जो फॉर्मूला है वो आपको जनरली किताबों में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको निकालना हो तो अभी क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा, ये फॉर्मूला आपको कभी भी गलत होने नहीं देगा, ये भी गलत होने नहीं देगा। लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमको हमेशा और हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल लेना है भाई, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको नहीं लेना, ठीक है। तो एक बार ये फॉर्मूला लिख लो बस आप, ये फॉर्मूला जो है आपका काम का, ये डेफिनेशन आप लिख लो। अगर आपसे पूछ ले इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं और ये फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है तो इसको आप याद रखोगे। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, एक टर्म आती है आपकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव का मतलब क्या है कि जो आपका सॉल्यूशन है, जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो आपका सॉल्यूशन है, उसकी जो कंसंट्रेशन है, जो उसकी कंसंट्रेशन है, मोलरता, वो कितनी हो, 1 मोलरिटी हो। दूसरी बात जो अगर टेम्परेचर का मान हम लिखें तो टेम्परेचर का मान कितना हो, 298 केल्विन। 298 केल्विन का मतलब रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। और अगर प्रेशर की बात करें तो प्रेशर कितना हो, 1 ATM हो या आपका 1 बार हो। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आप उसको क्या बोलोगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अगर आपको ई नोट सेल बोले, स्टैंडर्ड में हम क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। तो नोट का भी फॉर्मूला सिंपल सा है भाई, ठीक है। इसको क्या कर दोगे, ई नोट सेल कर दोगे। ई नोट सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई नोट कैथोड माइनस
ई नोट एनोड। तो कोई आपसे पूछ ले कि मानक इलेक्ट्रोड विभव की क्या क्या कंडीशन है, तो आप बोलोगे कि जो विलयन है उसकी जो सांद्रता है वो 1 मोलरिटी की होनी चाहिए, टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए, और जो प्रेशर की वैल्यू है वो 1 ATM होनी चाहिए या 1 बार आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन आप लिख लो, बाकी बात हम आगे करते हैं। देखना भाई, लिख लिया भाई फॉर्मूला, चलें आगे देखो। ठीक है, तो ई नोट सेल का अभी आपको एक न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा मैं, फिर आपको बताऊंगा कि आपको सीधा सीधा न्यूमेरिकल मिलेगा कि दिए गए सेल का ई नोट कैलकुलेट कीजिए या ई सेल कैलकुलेट कीजिए, तो उसको हम आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अब हम एक बात समझते हैं भाई, चलो इस डायग्राम को बना रहने देते हैं, हमारे काम आएगा। ठीक है, एक बात और समझते हैं हम। ठीक है, ये जिंक की रॉड, ये ZnSO4 का सॉल्यूशन। ठीक है, सेल विभव या विभवांतर में क्या अंतर होता है? ठीक है, अगर विभवांतर की बात करें तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेल पोटेंशियल। और अगर हम सेल विभव की बात करें, सेल विभव को EMF भी बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, इसको क्या बोलेंगे? विद्युत वाहक बल। ठीक है, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? इंग्लिश में बोलेंगे सेल पोटेंशियल। ठीक है, सेल पोटेंशियल। तो समझना भाई सेल पोटेंशियल क्या है, और सेल पोटेंशियल सेल पोटेंशियल लिख दिया, और इसको क्या लिखना है? पोटेंशियल डिफरेंस। सेल पोटेंशियल नहीं, इसको क्या लिखेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल में जो अंतर है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, देखना अब इसका अंतर समझना कि इन दोनों में अंतर क्या है। ये जो सेल विभव है ना भैया, आपका सेल विभव, ये तो मतलब बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म है आपके पोटेंशियल की। जब बिल्कुल वास्तविक विभव के मान ज्ञात होंगे ना, तो उसको तो आप क्या बोलोगे? सेल विभव। ठीक है, समझना वास्तविक विभव के मान हम कब ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे? कि जब आपका जो परिपथ है, जो आपका सेल है, उसका परिपथ कैसा हो? खुला हो। खुले होने का मतलब है सर्किट कंप्लीट ना हो। ठीक है, हमारे देसी लैंग्वेज में खुले और बंद का मतलब अलग है। हम लाइट को बंद कर रहे हैं, मतलब हमारी जो घर में लाइट जल रही है उसको बंद कर रहे हैं, इसका मतलब वहां परिपथ क्या है? खुला। अगर आप स्विच को देखोगे तो वहां पर इस तरीके से जो वायरिंग है वो आपकी क्या है? खुल चुकी है। और जब वायरिंग खुल जाती है तब आपकी लाइट बंद हो गई, यानी हमारे लिए परिपथ खुला है लेकिन लाइट हमारी बंद है। ठीक है, समझ रहे हो दोनों में अंतर? फिजिक्स में आपने इसको और जनरली डिटेल से पढ़ा होगा। और जब हम इस वायर को जोड़ देते हैं तब यह हमारा परिपथ कैसा है भाई? बंद। और जब हमारा बंद परिपथ होता है, यानी चटकनी जब हम चालू करते हैं, जब हम जो आपकी बटन है उसको चालू करते हैं, तब आपको पता है हमारी लाइट आती है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि यहां पर जब परिपथ बंद होगा तब तो आपकी जो करंट है वो फ्लो होगा, और जब आपका परिपथ खुला होगा तो आपकी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो कहने का मतलब जब परिपथ आपका खुला हो, ठीक है, एक सेकंड इसको लिख देते हैं, खुले परिपथ में, खुले परिपथ में। और खुले परिपथ का अर्थ क्या है? जब विद्युत धारा प्रवाहित ना हो रही हो, जब विद्युत धारा प्रवाहित ना हो रही हो तो दोनों इलेक्ट्रोड के विभव का अंतर, दोनों इलेक्ट्रोड के विभव का अंतर क्या कहलाता है? सेल विभव कहलाता है। समझ गए? जब सेल के अंदर कोई विद्युत धारा प्रवाहित ना हो रही हो, यानी सेल आपका कैसा हो, परिपथ आपका कैसा हो? खुला हो, तो उस समय दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव के अंतर को क्या कहते हैं? सेल विभव कहते हैं। तो हम यहां पे डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इसको आप लिख सकते हो, कॉपी में लिखोगे आप इसको, खुले परिपथ में अर्थात जब विद्युत धारा प्रवाहित ना हो रही हो, जब विद्युत धारा प्रवाहित ना हो रही हो, जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित ना हो रही हो, तब दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर सेल विभव कहलाता है। समझ गए बात को? लेकिन जब आपका परिपथ बंद हो, परिपथ बंद का मतलब ये सर्किट हमने बंद कर दिया, यहां पर वोल्ट मीटर लगा दिया और ये आपका सर्किट हो गया बंद, यानी इस कंडीशन में विद्युत धारा प्रवाहित होगी आपकी जो चार्ज है वो क्या होगी? जो करंट है वो पास होगा भाई। ठीक है ना? तो हम क्या कहेंगे? जब परिपथ बंद हो, यानी बंद परिपथ में, और बंद परिपथ का अंतर क्या है? बंद परिपथ का मतलब क्या है? जब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, जब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, तब दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर
विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, जैसे मान के चलो यहां जो विभव निकल के आया वो कितना निकल के आया, यहां आपका निकल के आया -0.5 वोल्ट और यहां आपका निकल के आया प्लस के 0.15 वोल्ट। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा आपको पता है, कैथोड माइनस एनोड, तो कैथोड कितना है 0.15 वोल्ट, माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 0.5, यानी जो आपका जो सेल विभव निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 0.2 वोल्ट का निकल के आएगा। ठीक है, इस तरीके से दोनों इलेक्ट्रॉनों का आप क्या लिखोगे, विभव का अंतर लिखोगे। ये तो कब, सेल विभव तो कब जब आपका परिपथ कैसा हो, खुला हो, और विभवांतर कब है, विभवांतर तब है जब आपका परिपथ बंद हो, यानी विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा हो। बात समझ में आ गई सीधी। अब मुझे बताओ, अगर हाँ दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिखते हैं कि इसका मापन विभव मापी से किया जाता है, विभव मापी से किया जाता है। और विभव मापी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोटेंशियोमीटर। ठीक है ना, देखो अभी हमने क्या बोला था, यहां पर तो बिल्कुल वास्तविक विभव निकालते हैं हम, और वास्तविक विभव कब निकलेगा कि जब इसकी विद्युत का यूज बिल्कुल ना हो, इसकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल्कुल यूज ना करो, तभी तो आपको वास्तविक मान प्राप्त होंगे। अगर आपने इसका यूज कर लिया तो आपने कुछ थोड़ी बहुत विद्युत की मात्रा का क्या कर लिया, उपयोग कर लिया, तो उस कंडीशन में आपको वास्तविक मान तो मिले ही नहीं। तो यहां पर अगर हम देखें तो विभवांतर में हम देखें तो यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है क्या लगा रखा है हमने, वोल्ट मीटर लगा रखा है। तो भाई वोल्ट मीटर जब आपने लगाया है सर्किट को पूरा करने के लिए, तो आपको पता है जब वोल्ट मीटर से आप मापन करोगे तो थोड़ी बहुत जो विद्युत है उसको यूज में कौन ले लेगा, वोल्ट मीटर भी ले लेगा। यानी यहां जो आपको विभव प्राप्त होगा, यहां जो आपको मान प्राप्त होगा, वो आपको कैसा मान प्राप्त होगा, कम प्राप्त होगा। यहां जो मान है वो आपको कैसा प्राप्त होगा, कम प्राप्त होगा। और यहां जो विभव मापी जो आपका वैल्यू को मेजर करता है, तो विभव मापी इस ऊर्जा का उपयोग नहीं करता, इसके विद्युत का उपयोग बिल्कुल नहीं करता। यानी खुद ही इसको थोड़ी बहुत क्या करके, खुद ही अपनी एनर्जी का यूज करके, खुद ही अपनी विद्युत का यूज करके इसके जो सेल पोटेंशियल का मापन करता है, सेल विभव का मापन करता है। तो कहने का मतलब इसका जो मापन है, अगर बिल्कुल वास्तविक आपको मान चाहिए तो उसका मापन कौन करता है, विभव मापी, क्योंकि ये इस सेल की विद्युत का यूज नहीं करता, खुद ही अपनी विद्युत का यूज करके का मेजरमेंट करता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो विभवांतर का मान कौन नापेगा, यह इसका मापन किसके द्वारा किया जाता है, वोल्ट मीटर के द्वारा किया जाता है। इसका मापन वोल्ट मीटर द्वारा किया जाता है। ठीक है, और आपको पता है कि अगर हमको यहां पर मापन बिल्कुल वास्तविक चाहिए, जो हमको किससे प्राप्त हो रहा है, विभव मापी से, तो इसका मान ज्यादा मिलेगा, क्योंकि यहां पर विभव मापी ने कोई भी खुद के लिए ऊर्जा यूज नहीं की, खुद के लिए इस सेल की विद्युत का यूज नहीं किया। तो यहां पर जो भी विभव था, जो भी मान था, वो एज इट इज बना रहा। तो इसके मान कैसे प्राप्त होंगे, ज्यादा प्राप्त होंगे। और यहां पर आपको पता है क्या लग रहा है, मापन के लिए वोल्ट मीटर लग रहा है, विभवांतर के मापन के लिए क्या लग रहा है, वोल्ट मीटर लग रहा है। तो थोड़ी बहुत ऊर्जा का, थोड़ी बहुत विद्युत का यूज इसने भी, वोल्ट मीटर ने भी किया होगा। तो यहां पर जो मान प्राप्त होंगे वो आपको थोड़े से कम प्राप्त होंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, लेकिन थोड़ा डिफरेंस इसमें होगा। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लिखोगे कि इसका मान, तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे, इसका मान अधिकतम ईएमएफ के बराबर होगा। अधिकतम ईएमएफ का मतलब विद्युत वाहक बल के बराबर होगा, यानी सीधा सीधा आप लिख सकते हो सेल विभव का मान कैसा प्राप्त होगा, अधिक प्राप्त होगा, और विभवांतर का मान जो है वो सेल विभव से कैसा प्राप्त होगा, कम प्राप्त होगा। दूसरी बात आप यहां पर क्या लिखोगे, इसका मान, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, इसका मान अधिकतम विद्युत वाहक बल से कम प्राप्त होता है, क्योंकि थोड़े बहुत विद्युत का यूज कौन कर लेता है, वोल्ट मीटर कर लेता है। ठीक है, तो यहां पर आपने समझा कि सेल विभव क्या है, विभवांतर क्या है भाई, और इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तीनों की कहानी आपने पढ़ ली है। ठीक है, अब इसको आप एक बार लिख लो, और इसको लिखने के बाद हम एक न्यूमेरिकल करते हैं भाई। ठीक है, ई नोट सेल का देख लो एक बार, लिख लिया, चलो
एक एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल आपको इसी तरीके के क्वेश्चन बनेंगे ई नोट सेल के बनेंगे तो, और आगे ई नोट सेल को आप और कैलकुलेट करोगे जब हम नर्स्ड इक्वेशन पढ़ेंगे, समझाऊंगा वो भी नर्स्ड इक्वेशन कहां काम में आएगी आपको, देखना भाई। देखना भाई, एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख दिया है, क्वेश्चन को आप कॉपी में लिख लो, मैं साथ के साथ बोलता जा रहा हूं। क्या है, एक आपको इलेक्ट्रोड दे रखा है Ni2+ से जो Ni, यानी इसका इलेक्ट्रोड का कौन सा दे रखा है आपको, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा होगा। ठीक है, आपको पता है ज्यादा ऑक्सीकरण अंक से कम की तरफ आ रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए। इसका क्या ज्ञात करना है भाई, मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, यानी स्टैंडर्ड कंडीशन दे रखी है। आगे देखो, जबकि सेल का जो रिप्रेजेंटेशन है, सेल रिप्रेजेंट कर सका है कि निकेल जो है Ni+2, यानी ठीक है, यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, डबल लग रहे हैं आपके स्लैश, इसका मतलब सॉल्ट ब्रिज लगा है। इसके बाद कॉपर +2 से कॉपर में जा रहा है, मतलब यहां पर रिडक्शन हो रहा है। कहने का मतलब 2 डिब्बे हैं, वही इस डिब्बे से यहां पर आपका ये इलेक्ट्रोड, यहां पर आपको क्या दे रखा है, एक निकेल दे रखा है, यहां पर वो निकेल 2+ में जा रहा होगा, और यहां पर आपका कॉपर दे रखा है, जो कॉपर +2 से कहां आ रहा होगा, कॉपर आ रहा होगा। ये आपका बीच में वोल्ट मीटर और यहां पर बीच में सॉल्ट ब्रिज लगा है। ठीक है, ये आपका सेल का रिप्रेजेंटेशन है, जिसको इससे दिखा दिया है। अब इस सेल का जो विभव है, जो सेल का पोटेंशियल है, वो कितना दे रखा है, 0.59 वोल्ट दे रखा है, 0.59 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, और क्या पूछ रहा है, तथा Cu2+ Cu का अर्ध सेल विभव आपको दे रखा है 0.34 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, अर्ध सेल विभव आप समझ गए भाई, ये दोनों सेल कैसी होती हैं, हाफ सेल होती हैं, अर्ध सेल होती हैं। ठीक है ना, ये आपको पता है, ऑक्सीकरण हो रहा है तो ऑक्सीकरण अर्ध सेल, अपचयन हो रहा है तो अपचयन अर्ध सेल। ठीक है, तो आपको पता है कॉपर +2 से कॉपर जा रहा है, कॉपर +2 से कॉपर जा रहा है, यानी यहां पर ऑक्सीकरण अंक घट रहा है, तो घट रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो कहने का मतलब आपको देखो, अगर फॉर्मूला लिखें तो ई नोट सेल बराबर क्या होगा, ई नोट सेल बराबर होगा ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ठीक है, अब ये आपको पता है कि यहां पर दोनों के दोनों जो टर्म लेनी है वो आपको कौन सी लेनी है भाई, रिडक्शन पोटेंशियल की लेनी है, यानी रिडक्शन पोटेंशियल वाली वैल्यू ही रखनी है। ठीक है ना, रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है कि ज्यादा ऑक्सीकरण अंक से कम ऑक्सीकरण अंक की तरफ आ रहे हो, ऐसी वैल्यू रखनी है। ठीक है, अगर आपको मान के चलो ये वाली वैल्यू दे रखी होती, निकेल से निकेल +2, तो आपको पता है यहां तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो आप इस वैल्यू को पुट नहीं करते। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ये वैल्यू आपको जो भी दे रखी होती आप उसका क्या कर देते, साइन चेंज कर देते। ठीक है, क्योंकि यहां पर हमको रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना है, मतलब निकेल +2 से कहां जाना चाहिए, निकेल में जाना चाहिए। अब कभी कभी आपको दायां बायां भी मिल जाता है कि ई नोट दायां ई नोट बायां, तो आपको पता है दाईं तरफ क्या होता है भाई, दाईं तरफ होता है अपचयन, मतलब दाईं तरफ आपका कैथोड होता है, बाईं तरफ आपका क्या होता है, ऑक्सीकरण। ठीक है, तो आप यहां ऐसे भी लिख सकते हो ई नोट दायां माइनस ई नोट बायां। ठीक है, क्योंकि बाईं तरफ आपको पता है क्या होता है, एनोड, और दाईं तरफ आपका क्या होता है, कैथोड। ठीक है, तो उससे घबराने वाली बात नहीं है, आपको मैं चीजें समझा चुका हूं। तो ई नोट सेल आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 0.59 वोल्ट, तो यहां पर रख दो 0.59 वोल्ट। एक बात और, ई नोट सेल आपको कभी भी नेगेटिव में नहीं मिलेगा, हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। सेल में अगर करंट की आपकी सप्लाई हो रही है तो ये बात याद रखना, ई नोट सेल जो है वो आपका हमेशा और हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव मिलेगा। अगर नेगेटिव है तो उस सेल का अस्तित्व ही नहीं है। ठीक है, समझ गए, ई नोट सेल आपका पॉजिटिव हो गया, 0.59 वोल्ट रख दिया बराबर। ई नोट कैथोड कितना है, ई नोट कैथोड 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 कहां दे रखा है, ये दे रखा, Cu2+ से Cu कितना दे रखा, 0.34 वोल्ट, माइनस एनोड के लिए पूछ रहा है, और एनोड में हमको पता है रिडक्शन पोटेंशियल ही रखना है, और इसी की वैल्यू पूछ रहा है Ni+2 से Ni की, तो हम कह देंगे कि Ni2+ से हमें किसकी वैल्यू, Ni की चाहिए भाई, ये वैल्यू चाहिए। ये दोनों दे रखी हैं, इसको इधर ले आओ, इसको उधर पहुंचा दो, फाइनल आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ई नोट Ni2+ Ni, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, ये पॉजिटिव, इधर है माइनस का, इधर आएगा पॉजिटिव, तो 0.34 वोल्ट, और माइनस कर दो किससे, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, इधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो कितना आया, -0.59 वोल्ट आया। ठीक है, तो अब आपको इसमें से इसको घटा दो, आंसर आपके सामने। 9 में से 4 गया, कितना आएगा, 5, 5 में से 3 गया, कितना आएगा, 2।
तो आंसर कितना आया, माइनस के 0.25 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ई नॉट सेल कैलकुलेट करवा सकता है, आप पर ई नॉट सेल कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो आज आपने क्या पढ़ा, आज आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को पढ़ा भाई, सेल विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है, ऑक्सीकरण विभव क्या होता है, अपचयन विभव क्या होता है, इन सब बारे में आपने आज बात की है। एक बात और आपको याद रखनी है कि जो अपचयन विभव है और ऑक्सीकरण विभव है, मान इनके समान होते हैं, बस साइन में अंतर होता है। ठीक है ना, समझ गए। ऑक्सीकरण और अपचयन की जो वैल्यू होगी उसमें साइन में क्या होगा, परिवर्तन। अगर एक पॉजिटिव 7 है तो दूसरा आपका नेगेटिव 7 होगा। बात आपको समझ में आ गई। अभी इलेक्ट्रोड केमिकल सीरीज भी आपको लिखाऊंगा, जिससे भी आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। ठीक है ना, क्योंकि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, वो सबके लिए निकाल रखे हैं भाई, क्योंकि स्टैंडर्ड की कंडीशन तो हमें पता है, 298 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए, एक मोलरिटी का सॉल्यूशन होना चाहिए, आपका प्रेशर 1 atm 1 बार होना चाहिए। तो ये कंडीशन देकर जो साइंटिस्टों ने ई नॉट सेल की वैल्यू निकाल रखी है। और ई नॉट सेल आपको पता है स्टैंडर्ड होता है, तो हर एलिमेंट्स के लिए, हर मेटल के लिए, हर एलिमेंट्स के लिए अलग अलग जो वैल्यू है वो निकाल रखी है, जिसको हम ई नॉट सेल से जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उससे हम समझेंगे। ठीक है, वैल्यूज याद नहीं करनी हमको, थोड़ा सा ऑर्डर हमको याद रखना है कि किसके बाद कौन आ रहा है। ठीक है, तो उसको हम अगली क्लास में लेंगे, और अगली क्लास में आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।